हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज का क्लास है क्लास 12th के साइकोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 का क्लास। इससे पहले जो है चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक हम लोग जितने भी वीवीआई 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं वो सभी कर चुके हैं। आज की इस क्लास में 6 चैप्टर के जितने भी 2 नंबर वाले वीवीआई क्वेश्चन होंगे वो सब के सब क्लास के अंत तक आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या है कि आदि रूप, ठीक है जी, आदि रूप और रूढ़िकृति में जो है अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो अंतर वाला अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ जो है आदि रूप लिख देंगे और एक तरफ रूढ़िकृति लिख देंगे और बीच से लाइन दे देंगे और अंतर लिखेंगे। ठीक है, देखिए आदि रूप क्या है, तो किसी वर्ग या आदर्श या सर्वोत्तम उदाहरण जो उस वर्ग की मुख्य विशेषताओं को दर्शाता है। यानी किसी समूह के बारे में, किसी समूह के जो है विशेषता को बताया तो उसे हमने के आदि रूप कहेंगे। और किसी समूह के व्यक्ति के विशेषता के बारे में अगर कोई बताता है या गलत धारणाएं होती है तो उसे हमने के रूढ़िकृति कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे हम लोगों के जो है, जैसे हम लोगों का जाति होता है, ठीक है, तो जाति के बारे में अगर जो है कोई हमको बताता है तो वो जो है आदि रूप है। ठीक है, लेकिन उस जाति में कोई लोग हैं और उन लोग के जो है कमी बता रहा है कि भाई वो जाति के वो लोग जो है बड़ी खत्म है, तो उसे जो है रूढ़िकृति कहते हैं। ठीक है, अब आदि रूप से आप जो है वर्गीकरण को समझ सकते हैं कि कौन कौन से वर्गीकरण है। लेकिन आप रूढ़िकृति से जो है क्या कह सकते हैं, तो समूह के प्रति पूर्वाग्रह और भेदभाव की धारणा बनाना कि उस समूह में जो है कितने खराब लोग हैं कितने अच्छे लोग हैं उसके प्रति धारणा बन जाता है मन में, तो वो जो है रूढ़िकृति कहते हैं। अब देखिए आदि रूप क्या है, व्यवहारिक अनुभव और वस्तुओं की समानताओं के आधार पे किया जाता है। मतलब आदि रूप समूह के बारे में अध्ययन करता है, वर्गीकरण को समझना आसान करता है। तो ये वर्गीकरण होता कैसे है, बांटता कैसे है, वर्गीकरण मीन्स बांटना। ठीक है, तो व्यवहार के और वस्तुओं के समानता के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है और इसमें सामाजिक अनुभव, परंपराओं और अफवाहों और सीमित जानकारी के आधार पे जो है लोगों के मन में जो है लोगों के प्रति धारणा बन जाती है। ठीक है, धारणा बन जाती है मतलब समझे, मतलब आप हमसे नहीं मिले हैं तो आपके मन में धारणा होगा कि अरे सनी सर कितना अच्छा इंसान है, सनी सर के घर कितना अच्छा जो है खाना बनता होगा, सनी सर के जो है बड़ी अमीर आदमी होंगे, ऐसा घर होगा औसन होगा, तो आपके मन में धारणा बन रही है। ठीक है, धारणा। तो वही जो है सामाजिक अनुभव, परंपरा और अफवाहों और सीमित जानकारी के आधार पे जो है मन में धारणा बनना। ठीक है, अब देखिए नए अनुभवों के अनुसार बदल सकता है। आदि रूप जो है नया अनुभव के अनुसार बदल सकता है, लेकिन ये जो है रूढ़िकृति जो है बहुत कठिनाई से बदलता है। एक बार जो है किसी के मन में जो है किसी के प्रति धारणा बन गया तो वो बदलने में जो है समय लगता है। ठीक है, चलिए, तो ये आदि रूप और रूढ़िकृति में जो है अंतर है। बात समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है कि उत्तरदायित्व के बिखराव से आप क्या समझते हैं। अब देखिए उत्तरदायित्व के बिखराव से आप क्या समझते हैं। ये उत्तरदायित्व के बिखराव, उत्तरदायित्व मतलब कि जवाब देना, और इसके बिखराव से हम क्या समझते हैं। जैसे मान के चलिए कि मेरा जो है डेली का काम है पढ़ाना। ठीक है, मान लीजिए अब मेरा जो है खुदा ना करे कि ऐसा हो, लेकिन क्या हुआ तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। अब जो है हमको जो है दो आदमी जो है हमेशा हॉस्पिटल में मेरे साथ रहेगा, मेरा ख्याल रखेगा, तो उस समय हम भी कहेंगे कि बे आदमी जब हमारे आसपास में हिले है, हमारा काम होइए जा रहा है, तो हम काहे ला पढ़ाएं। तो अपना काम के भार को कम करना ही क्या कहलाता है, उत्तरदायित्व के बिखराव। बात समझ गए, मतलब अपना काम किसी घटना के कारण अपन जो है काम बोझ को अपन सिर से हटा देना। जैसे देखिए उत्तरदायित्व का बिखराव एक ऐसी सामाजिक या मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें किसी घटना या आपात स्थिति में अधिक लोगों की उपस्थिति होने पर व्यक्ति अपना दायित्व जो है क्या करता है, तो कम महसूस करता है, अपना दायित्व कम महसूस करता है। प्रत्येक व्यक्ति यह सोचता है कि कोई दूसरा व्यक्ति मदद करेगा, इसीलिए वह स्वयं पहल नहीं करता है। जैसे मान के चलिए हमनी के घरे जो है विवाह है,
तो हम अकेले हैं तो पूरा काम अकेले करते हैं, लेकिन रिश्तेदार में से ममेरा भाई चचेरा भाई सब आ जाता है तो कहते हैं कि बे ये सब का करे आया है, ये सब खाली खाए आया है, इहो सब काम करेगा। तो वहां पे हम अपना जो उत्तरदायित्व कम कर दिए, मतलब कि उत्तरदायित्व का बिखराव हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है। तो तीसरा क्वेश्चन है कि पूर्व धारणा को परिभाषित करें। अब देखिए ये पूर्व धारणा क्या होता है। तब बिना किसी व्यक्ति से मिले, बिना किसी व्यक्ति को जाने पहचाने, उसके बारे में मन में धारणा बनाना ही पूर्व धारणा कहलाता है। जैसे मान के चलिए कि हम आपको बताएं कि जैसे आप हमसे मिले और आपको हम बताएं कि बे प्रधानमंत्री जो है एकदम हेलीकॉप्टर में जो है एसी उनकर चलते रहता है, उनसे जो कोई मिलता है तो उनसे जो है एकदम गलत व्यवहार करते हैं, उनको गाली देते हैं, उनको जो है भगा देते हैं अपने दरवाजे पर से। तो आप बिना मिले ही उनसे जो है आप अपन दिमाग में जो है ये सब हमार बात के भरोसा कर लिए कि बाप रे प्रधानमंत्री कितना खराब आदमी है। तो वो आप बिना मिले, मतलब पूर्व धारणा आप बना लिए कि अरे वो खराब है, मिले भी नहीं उनसे, तो वही पूर्व धारणा है। ठीक है, पूर्व धारणा का अर्थ है किसी निष्कर्ष या विचार के बनने से पहले ही मन में बनी हुई धारणा या मान्यता। बात समझिएगा, उदाहरण से समझिए। यदि कोई यह सोच ले कि सभी गांव के लोग अशिक्षित होते हैं तो यह एक पूर्व धारणा है, क्योंकि यह धारणा बिना सबूत के पहले से बना ली जाती है। ठीक है, बात समझे, मतलब कि आपको हम बता दिए कि फलना एगो गांव है जेकरा में सब अनपढ़े हैं। आप उस गांव में गए नहीं और आप जो है दूसरों को बता रहे हैं कि अरे गाँव में सब अनपढ़े हैं। अरे आप जाइए उसमें घूमिए, पहले ही आप अपन मन में बना लिए कि सर गांव में सब अनपढ़ है, ऐसा थोड़े होगा। ठीक है, चलिए, तो बिना किसी को जाने पहचाने अपने मन में जो है विचार उसके प्रति लाना ही पूर्व धारणा कहलाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मनोवृत्ति के कौन कौन से घटक हैं चर्चा करें। मनोवृत्ति के कौन कौन से, मनोवृत्ति यानी मन में आने वाले विचार के जो है कौन कौन से घटक हैं बताइए। पहला घटक है संज्ञात्मक घटक, दूसरा है भावनात्मक घटक और तीसरा है क्रियात्मक घटक। अब ये होता क्या है समझिए। संज्ञात्मक घटक, किसी मनोवृत्ति वस्तु के प्रति हमारी जो धारणा होती है अथवा जो हमारा विश्वास होता है उसे मनोवृत्ति का संज्ञात्मक घटक कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आप मेरे बारे में सोच रहे हैं, आपको एकदम विश्वास होगा कि सर सन्नी सर से जब मिलेंगे तो वो जो है हमर जो है पूरा एकदम खातिरदारी करेंगे, पूरा जो है मेरा जो है आदर सम्मान करेंगे। तो वो जो आपके मन में पहले से धारणा बनी है कि सनी सर से मिलेंगे तो पूरा खातिरदारी करेंगे, पूरा सम्मान करेंगे, तो वो है एक संज्ञात्मक घटक। ठीक है, अब देखिए भावनात्मक घटक क्या है। भावनात्मक संघटक का तात्पर्य है किसी मनोवृत्ति वस्तु के प्रति व्यक्ति के भाव अथवा पसंद या नापसंद से कुछ सिद्धांतवादियों के अनुसार भावात्मक संघटक वास्तव में मनोवृत्ति का सार भाग होता है और संज्ञात्मक तथा क्रियात्मक संघटक सहवर्ती के रूप में होता है। अब भावनात्मक घटक जो है भाव से जुड़ा होता है। आपने पहले क्या सोचा संज्ञात्मक घटक में कि हम सनी सर से मिलेंगे तो वो आदर सम्मान करेंगे। दूसरा आप क्या सोचे कि जब हम मिलेंगे तो वो हमारी भावनाओं को समझ के और हमारी मदद करेंगे। तो जो भावना से रिलेटेड आपके मन में जो धारणा आया वो जो है भावनात्मक घटक है। ठीक है, अब क्रियात्मक घटक क्या है। तो क्रियात्मक घटक का तात्पर्य है किसी मनोवृत्ति वस्तु के प्रति व्यक्ति की क्रिया प्रवृत्ति। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति किसी मनोवृत्ति वस्तु के प्रति कैसा व्यवहार करता है। और क्रियात्मक प्रतक क्या हुआ, क्रियात्मक संघटक क्या हुआ कि आप आए और ना ही हम आपका इज्जत सम्मान किए और ना ही हम आपके भावों को समझे और आपको जो है बिला दिए। आपके मन में जो है आपको जो है आप आए और हम आपसे मिले भी नहीं, आपको बिला दिए, तो वो क्या हुआ क्रियात्मक घटक कि भाई आपके मन में जो है एक और विचार चल रहा है कि सर से मिलेंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ, इज्जत सम्मान नहीं किए, हमारे भाव को नहीं समझे, आप बिला दिए, तो ये जो भावना उत्पन्न हो रहा है वो है क्रियात्मक घटक। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, अगर आपका जो है आर्ट्स में कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री होके, ज्योग्राफी होके, पॉलिटिकल साइंस होके, इकोनॉमिक्स होके, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, अगर उसका आप नोट्स चाहते हैं 2 नंबर वाला क्वेश्चन का, 5 नंबर क्वेश्चन का, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का, टेस्ट सीरीज अगर आप चाहते हैं,
उसके बाद रिकॉर्डेड वीडियो चाहते हैं तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से एक SGS क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है। इसमें जो है आपको 2 कोर्स मिलेंगे, एक 699 का जो है फुल कोर्स होगा और एक 249 का क्रैश कोर्स होगा। आप खरीद करके आर्ट्स के सभी विषयों का तैयारी आराम से कर सकते हैं। 450 नंबर जो है उसे पढ़ के आप ला सकते हैं। ठीक है, बस ईमानदारी से पढ़िएगा। ठीक है जी, चलिए। मनोवृत्ति निर्माण के सांस्कृतिक कारक का वर्णन करें। आखिर आपके मन में जो है जो धारणा बनती है वो बहुत सारे कारणों से बनती है, तो एक सांस्कृतिक कारण भी होता है, उस कारण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए, प्रत्येक संस्कृति का अपना अपना सांस्कृतिक प्रतिरूप होता है, उसके अपने अपने मूल्य, मानदंड, परंपराएं, धर्म, भाषा आदि होते हैं। अतः किसी संस्कृति के सदस्यों की मनोवृत्ति के निर्माण पर उसके सांस्कृतिक प्रतिरूपों का निश्चित जो है प्रभाव पड़ता है। इसी कारण जहां एक संस्कृति के लोगों की मनोवृत्ति में अधिक समानता पाई जाती है तो वहां अलग अलग संस्कृति के लोगों के मनोवृत्तियों में अधिक भिन्नता पाई जाती है। अब इसको समझिए कि मनोवृत्ति के निर्माण के सांस्कृतिक कारक क्या है। अगर आपको पता चला अगर आपको पता चला कि हम जो है आप ही के जात के हैं, ठीक है, आप ही के जात के हैं मतलब आप ही के सांस्कृतिक कार्यक्रम मतलब समझ रहे हैं, आपके घर में जो रीति रिवाज होता होगा वो मेरे घर में भी होता होगा, तो आप हमें जो है कैसा समझेंगे कि अरे सनी सर तो हमरे जात के हैं, अपने आदमी है। अगर आपको पता चला कि हम जो है दूसर जात के हैं तो आपको पता चला कि भाई सनी सर जो है दूसर जात के हैं, हमनी जैसन उ नहीं होंगे, वो तो अलग जो है दुनिया में होंगे, उनकर अलग जो है पूजा पाठ होता होगा, अलग जो है उनके घर में रीति रिवाज होता होगा, तो आप हमसे जो है थोड़ा दूरी बना लेंगे। ठीक है, तो मनोवृत्ति का निर्माण सांस्कृतिक कारक पर भी निर्भर करता है। सांस्कृतिक कारक मतलब कि अपने जो है जैसे लोगों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों से अगर मैच करता है, आपके घर में जो कुछ हो रहा है अगर मेरे घर में हो रहा है तो आप हमें अपना मानेंगे। अगर आपके घर में जो हो रहा है वो रीति रिवाज सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, आप कहेंगे भाई दूसरे जात के हैं, इनसे जो है दूरी बना के रखो। ठीक है, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम मनोवृत्ति निर्माण में काफी सहायक होता है। ठीक है, समझ रहे हैं कि आदमी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखकर जो है भावना बनाते हैं कि वो अपन आदमी है कि दूसरा आदमी है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है कि मनोवृत्ति के संज्ञात्मक संगठक से आप क्या समझते हैं। भाई उसमें हम लोग पढ़े थे कि मनोवृत्ति निर्माण के 3 गो घटक, संज्ञात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। तो इसमें जो है फिर पूछा है कि संज्ञात्मक घटक क्या है। तो देखिए, हम बताए थे कि संज्ञात्मक घटक का तात्पर्य है कि व्यक्ति मनोवृत्ति वस्तु का प्रत्यक्षीकरण किस रूप में करता है, मतलब कि किसी मनोवृत्ति वस्तु के प्रति हमारी जो धारणा और विश्वास होता है उसे ही मनोवृत्ति का संज्ञात्मक संगठक कहा जाता है। जैसे कुछ व्यक्तियों द्वारा सत्संग का आयोजन की तैयारी की जा रही है और हमारा सोच और विश्वास और प्रत्यक्षण आदि ऐसा है कि सत्संग एक अच्छी चीज है और इससे व्यक्ति में आध्यात्मिक शुद्धि आती है, तो यह संज्ञात्मक संगठक का उदाहरण है। हम संज्ञात्मक संगठक उस समय भी बताएं कि अगर आपके मन में मेरे प्रति धारणा बनी हुई है कि नहीं सनी सर अच्छे इंसान हैं, हम जाएंगे मिलेंगे तो वो हमारा आदर सम्मान करेंगे, नाश्ता उस्ता करवाएंगे, तो आप जो है वो संज्ञात्मक संगठक है, आपके विचार जो आ रहे हैं कि सनी सर अच्छे आदमी है, मतलब जो अच्छा किसी व्यक्ति को लेकर के जो आपके मन में अच्छा विचार आता है उसे जो है संज्ञात्मक संगठक कहते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन पे रूढ़ि युक्ति किसे कहते हैं। रूढ़ि युक्ति, अरे अभी हम लोग बताए हैं कि रूढ़ि युक्ति का है। सबसे पहला क्वेश्चन, आदि रूप और रूढ़ि रूप में जो है अंतर कीजिए। तो रूढ़ि युक्ति का है, तो रूढ़ि युक्ति मतलब किसी ग्रुप के, मतलब किसी वर्ग या समूह के किसी व्यक्ति के बारे में गलत भावना अपने मन में बना लेना ही रूढ़ि युक्ति कहलाता है। ठीक है, जैसे देख लीजिए, रूढ़ि युक्ति से तात्पर्य विचारों मनोवृत्तियों के उस संयुक्त रूप से होता है जिसके आधार पर हम किसी वस्तु, व्यक्ति, राष्ट्र आदि के बारे में दृढ़ अस्थायी अनुमान बना लेते हैं। हालांकि यह अनुमान गलत या तथ्य एवं तर्कहीन चिंतन पर आधारित होता है जो हमें गलत वर्गीकरण के लिए बाध्य करता है। बात समझ रहे हैं। रूढ़ि युक्ति का है, जैसे मान के चलिए कि जैसे चुनाव होता है तो नहीं कहल जाता है कि फलना जात में जो है सब आदमी ठीक है,
लेकिन हौ जो है आदमी बड़ी खतरनाक है। भले ओकरा से मिला है आदमी चाहे नहीं मिला है, अरे नेता से, बड़ा बड़ा नेता से थोड़ी हमनी के मिले हैं, लेकिन अरे उ सब ओकर जात के सब आदमी ठीक है, लेकिन वो एकदम खतरनाक है। अब ओकरा से मिले नहीं, उसे हम जाने नहीं, उसे पहचानते नहीं, या उसके बारे में, उसके जात मतलब उसके वर्ग के उस खास व्यक्ति के बारे में गलत धारणा मन में बना लेना ही रूढ़ि युक्ति कहलाता है। बात समझ में आया। और आदि रूप का है, जो पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे, तो आदि रूप मतलब पूरा ग्रुप के बारे में गलत भावना बना लेना। जैसे समझिए कि फलना जात के सब लोग जो है पागले है, तो किसी ग्रुप के बारे में, सब के बारे में आपने गलत सोच लिया कि भाई वो पागले है सब के सब। अब कह रहे हैं फलना जात में फलना व्यक्ति जो है पागल है, तो जब व्यक्ति को कहेंगे तो रूढ़ि युक्ति, और जब पूरे को कहेंगे तो आदि रूप। ठीक है, चलिए। अब समाज उपयोगी व्यवहार से आप क्या समझते हैं? समाजोपयोगी मतलब कि वैसा व्यवहार जो समाज के कल्याण के लिए हो, समाज के भलाई के लिए होता है, उसी व्यवहार को समाजोपयोगी व्यवहार कहा जाता है। बात समझ में आई? जैसे हम ऐसा व्यवहार करें, ऐसा काम करें जो समाज के भलाई के बारे में हो, बिना कोई फायदा के, तो उसी व्यवहार को समाज उपयोगी व्यवहार कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि गांव में जो है कहीं पे गड्ढा है, तो कोनो फायदा नहीं है गड्ढा भरे से, तो हम जो है क्या कर दिए, गड्ढा भर दिए, तो समाज के सभी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो बिना कोई फायदा के हम वो काम किए, तो वो समाज उपयोगी व्यवहार है। बात समझ रहे हैं? छठ पूजा में जो है हम लोग क्या करते हैं, रोड सफाई करते हैं और भी कुछ कर देते हैं, तब बिना फायदा, फायदा तो ये है कि भगवान जो है कुछ देंगे, लेकिन अभी बिना फायदा के वो काम हम लोग कर रहे हैं, तो बिना फायदा समाज के भलाई के लिए जो काम किया जाए उसे ही समाज उपयोगी व्यवहार कहते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है कि स्कीमा का अर्थ बताइए जी। स्कीमा जो है क्या है? तो स्कीमा का अर्थ है कि बाहरी वातावरण की वस्तुओं और घटनाओं के बारे में व्यक्ति का ज्ञान तथा उनके पूर्व कल्पनाओं से होता है, या किसी वस्तु के बारे में अथवा बाहरी घटनाओं के संबंध में व्यक्ति के मन में एक सामान्य योजना होता है। यह एक तरह का मानसिक ढांचा के समान होता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति नई सूचनाओं को वर्तमान सूचनाओं से संबंधित करता है। इस प्रकार व्यक्ति इसका विकास अनुभव के आधार पर होता है। देखिए स्कीमा क्या होता है, जैसे बाहर में कोई घटना हुआ, जैसे बाहर में कोई घटना हुआ, जैसे मान के चलिए कि दिल्ली में जो है पॉल्यूशन हो रहा है, मतलब बहुत सारा जो है पॉल्यूशन है, वहां पे जो है सांस लेना कठिन है। अब हमनी के गांव में जो है बहुत सारा, सुबह सुबह उठें और देखें कि अरे कुहा इतना सारा है, तो क्या कहेंगे कि अरे दिल्ली वाला पॉल्यूशन वहां एजा नहीं ना आ गया। तो हम लोग एक बाहरी घटना को अपनी घटना से जोड़ रहे हैं, तो मन में इस विचार को आए हुए विचार को ही स्कीमा कहते हैं। बात समझे? मतलब बाहर के घटना या बाहर के व्यक्ति से अपनी घटना और अपने व्यक्तियों को जोड़ना स्कीमा कहलाता है। ठीक है, जैसे आप जो है सचिन तेंदुलकर को देख रहे हैं, विराट कोहली को मैच खेलते हुए देख रहे हैं, और वैसे ही गांव के जो है कोई लड़का एकदम शॉट मारा, तो कहा अरे एकदम ही तो विराट कोहली लेखा शॉट मारी था। मतलब बाहर के व्यक्ति से अपने व्यक्तियों को जोड़ रहे हैं, तो वो स्कीमा, आपके मन में जो विचार आ रहा है उसे स्कीमा कहेंगे। ठीक है जी, चलिए प्रसामाजिक व्यवहार की विशेषताएं क्या है? देखिए प्रसामाजिक व्यवहार की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला कि व्यक्ति अपने स्वेच्छा से करता है। प्रसामाजिक व्यवहार मतलब कि वही समाज के भलाई के लिए व्यवहार। ठीक है, तो व्यक्ति जो है प्रसामाजिक व्यवहार अपनी इच्छा से करता है। ठीक है, उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं होता है, अगर उसका मन होगा तो करेगा। अब रोड पे गड्ढा है, सब आदमी जा रहा है आ रहा है, कोई के फर्क नहीं पड़ रहा है, तो भाई हमारी इच्छा होगा तो हम करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्रसामाजिक व्यवहार अपनी इच्छा से करता है आदमी। प्रसामाजिक व्यवहार का उद्देश्य होता है कि दूसरे के कल्याण होके। ठीक है, व्यक्ति प्रसामाजिक व्यवहार दूसरे के बिना कुछ उम्मीद किए ही करता है, कि मतलब दूसरे से कोई फायदा हो या ना हो हम करेंगे। ठीक है, और चौथा प्रसामाजिक व्यवहार को करते समय व्यक्ति अपना लाभ या हानि के विचारों को महत्व नहीं देता है, लाभ या हानि नहीं सोचता है कि इससे क्या लाभ होगा, इससे क्या हानि होगा। तो ये जो है प्रसामाजिक व्यवहार, प्रसामाजिक और इसे सामाजिक व्यवहार, समाजोपयोगी व्यवहार, ये दोनों सेम ही था। ठीक है, चलिए
तो प्यारे बच्चों ये जो है लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर वाले थे, इसके नीचे जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इन लघु उत्तरीय प्रश्न को जब हम पढ़ा देते हैं ना, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को जब आप पढ़ते हैं तो वो आपको आसानी से समझ में आता है। और वो कहाँ आपको मिलेगा, हमने बताया कि प्ले स्टोर पे जाइए, SGS क्लासेस, देखें यहाँ पे लिखा हुआ, संपर्क कीजिएगा। तो SGS क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहां पे डाउनलोड करने के बाद नाम पता एड्रेस वगैरह डाल के लॉगिन कीजिए। उसके बाद जो है आप आर्ट्स के क्रैश कोर्स भी खरीद सकते हैं, फुल कोर्स भी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का।